नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अद्वित सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 22 तक पूरा कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 30 तक पूरा कवर करेंगे। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 था और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 होगा। अगर आपको पॉलिटी स्पेशल की सीरीज पसंद आ रही हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। उसमें अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, जो जल्द ही मैं अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 23 और 24 से। आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, कि भारत के अंदर कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि भारत के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि किसी भी मनुष्य की खरीदी या फिर उसको बेचना, वो चाहे चिल्ड्रन हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, भारत के अंदर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्स लेबर आप भारत के अंदर अलाउ नहीं है। फोर्स लेबर के लिए टर्म दिया गया है बेगार। बेगार का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी से कंपलसरी वर्क कराना विदाउट रेम्यूनरेशन। इसका मतलब ये है कि किसी से फोर्स लेबर कराना और उसको सैलरी भी नहीं देना। ये जो सिस्टम था वो ज़मींदारों के टाइम बहुत फेमस था, जब ज़मींदार दूसरे लोगों से फोर्स लेबर कराते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़मींदार से कुछ पैसे लेता है और वो वापस नहीं दे पाता है, तो ज़मींदार उनसे फोर्स लेबर कराते थे और ये कर्जा चुकाते चुकाते उनको पूरी लाइफ हो जाती थी और वो ये कर्जा नहीं चुका पाते थे। तो वहाँ से ये टर्म आया है बेगार, जिसको हम फोर्स लेबर बोल सकते हैं। तो भारत के अंदर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की सेलिंग या फिर उसको खरीदी या फिर बेचना उसका नहीं कर सकते हैं, और भारत के अंदर आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा आपको लॉ के हिसाब से। और ये जो राइट है बोथ सिटीजन्स या फिर नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स और एलियंस। ये वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। फॉरेनर्स, एलियंस और या फिर नॉन सिटीजन्स एक ही वर्ड है। फिर ये जो राइट है वो आपको स्टेट से भी प्रोटेक्ट करता है और प्राइवेट पर्सन से भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो सी को खरीदता है और ए क्या करता है, बी को बेच देता है। तो सी कोर्ट के पास जाके ये बोल सकता है, पुलिस के पास जाके ये बोल सकता है कि इन दोनों ने मेरे साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, तो इन दोनों को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। ये है हमारा पूरा आर्टिकल 23, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जैसे कि हमने बात करी थी कि पॉलिटी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो सरकार अगर चाहे तो आपसे मिलिट्री सर्विस या फिर सोशल सर्विस के नाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा सकती है, वो बाउंड नहीं होगी पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक डैम टूटने वाला हो, लोगों को ये लगता है कि वहाँ का ये जो डैम है, पर्टिकुलर डैम है, वो टूट जाएगा। तो सरपंच चाहे तो वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों को तो ये बोलेंगे कि हम डैम की मरम्मत करते हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और कुछ लोगों को ये बोलते हैं कि हमें गांव को खाली करवाना है। तो देखिए, दो गुट बांट दिए सरपंच ने। अब आप जाके ये नहीं बोल सकते सरपंच साहब को कि इसके लिए आप हमें पेमेंट दो, क्योंकि ये एक तरह से सोशल सर्विस है। तो सरकार चाहे तो मिलिट्री सर्विस यानी कि मार्शल लॉ अगर देश के लिए, देश के अंदर लगा हो, तब भी सरकार आपसे काम करवा सकती है, या फिर सोशल सर्विस के नाम पे सरकार आपसे काम करवा सकती है। इसमें एक चीज़ और है कि 14 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो फिर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। बच्चों के साथ ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। आप एक एडल्ट होने चाहिए, 14 के अबव आपकी एज होनी चाहिए, या फिर तभी सरकार ऐसा कर सकती है। फिर द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। अब इसको भी वही एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सरपंच साहब जाके ये नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही इधर आए हैं और ये काम में हमारी मदद करें। ये काम बेसिकली सबके लिए होगा और डिस्क्रिमिनेशन इसमें किसी के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये है हमारे पूरे एक्सेप्शन आर्टिकल 23 के। बात करते हैं आर्टिकल 24 की, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि कोई भी फैक्ट्री हो वहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता है। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम हो, उसे किसी भी तरह की फैक्ट्री, माइंस या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हजार्डियस एक्टिविटीज हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर रेलवेज,
तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जान का खतरा रहता है। तो ऐसी कोई भी जगह पे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है जिसकी एज 14 ईयर से कम हो। तो ये जो प्रोविजन था ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो ये एक तरह से लूप होल था। लूप होल कैसे, कि मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्क हो जहाँ पे जो वर्क हार्मलेस हो या फिर इनोसेंट वर्क हो, तो वहाँ पे तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोहिबिशन नहीं था, वहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता था। तो ऐसा भारत में होता रहा। अब 60 साल बाद यूपीए की गवर्नमेंट क्या लॉ लाती है कि कोई भी बच्चा हो जिसकी एज 14 ईयर से कम हो, वो किसी भी हजार्डियस जगह या फिर अगर वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है या फिर किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, जैसे कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट, स्पा, टी शॉप्स और भी कई अन्य प्लेस पे अगर वो काम कर रहा हो, तो वो एक तरह से लॉ के अगेंस्ट होगा। इसका प्रोहिबिशन लॉ के हिसाब से लगा दिया गया। तो ये जो पूरा प्रोविजन था 2006 में आया था। कौन सा एक्ट था अभी उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो अगर आपने किसी भी तरह से 14 साल से नीचे की एज के बच्चे को अगर आपने किसी भी काम पे रखा है, तो वो एक तरह से आपके खिलाफ पीनल एक्शन हो सकता है, आपके खिलाफ केस हो सकता है। लेकिन अभी भी आप ऐसी बहुत सारी जगह देखेंगे जहाँ पे 14 ईयर्स से कम की एज वाले बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक तरह से अब इलीगल है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ केस हो सकता है। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट पास किया गया 2005 में, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन किया गया, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन किया गया और चिल्ड्रन कोर्ट्स का गठन किया गया। देखिए, ये जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ना, ये आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में देखने को मिलेंगे और ये क्या करते हैं, चिल्ड्रंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही नेशनल कमीशन आपको नेशनल लेवल पे दिखेगा और ये स्टेट कमीशन आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, चिल्ड्रन कोर्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी बच्चे के राइट्स का हनन हुआ है तो इस कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है। देखिए, आप देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत सारे केसेस अंडर ट्रायल हैं और मैंने आपसे एक लेक्चर में पूछा भी था, शायद पिछले लेक्चर में पूछा था कि भारत के अंदर कितने केसेस अंडर ट्रायल हैं, वो आप मुझे बताइएगा। अभी तक किसी ने नहीं बताया है, वो अलग बात है, लेकिन इस पे आप रिसर्च जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अंडर ट्रायल वाला। तो अंडर ट्रायल भारत में बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए ये जो कोर्ट है इसका काम क्या है कि जो भी बच्चा है अगर उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उसको एक स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड की जाए ताकि जो एक्यूज है उसको जल्द से जल्द सजा मिले। ठीक है। देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के लिए और रेगुलेशन के लिए बहुत सारे एक्ट्स लाए गए हैं। जैसे कि 1986 से पहले तो आपका जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट था 1938 में, फिर फैक्ट्रीज एक्ट था 1948 में, माइंस एक्ट था 1952 में और उसके बाद भी बहुत सारे एक्ट्स लाए गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है गवर्नमेंट को कि वो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड को सेटअप करे और अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है तो उसको 20,000 का फाइन भी हो। तो देखिए, ऐसे लॉस टाइम टू टाइम आते गए हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको ही अमेंड करा गया 2016 में, उसको नाम दिया गया द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 और इसने सबसे पहला काम तो ये करा, जो आपका ये वाला एक्ट था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाला, इसका नाम बदलकर इसने करा द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ एडोलेसेंट का। ठीक है। फिर इस एक्ट ने कंप्लीटली बैन कर दिया चाइल्ड लेबर को। जो भी बच्चा 14 ईयर्स की कम से उसकी एज है तो उसको हर तरह के ऑक्यूपेशन या फिर प्रोसेसेस में उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसने कंप्लीटली बैन करा चाइल्ड लेबर को। ये मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे पहले जो बैन था वो केवल 18 ऑक्यूपेशन के लिए था, लेकिन इस एक्ट ने पूरा कंप्लीटली बैन कर दिया चाइल्ड लेबर को। जो भी बच्चा अगर उसकी एज 14 ईयर से कम हो तो उसको किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में या फिर प्रोसेसेस में नहीं रखा जा सकता है एज एन लेबर। ओके। तो जो मैं एडोलेसेंट की बात कर रहा था उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे की एज 14 से लेकर 18 के बीच में है तो उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। तो इस एक्ट की खासियत ये थी
चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 की, कि इसमें एडोलेसेंट की भी चर्चा की गई थी, बात की गई थी। इससे पहले के जो भी एक्ट थे उसमें क्या था कि 14 ईयर्स से कम की एज का अगर बच्चा है उनकी ही बात करी गई थी। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई एडोलेसेंट है 14 से 18 की एज के बीच का, तो उसको सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशंस में या फिर प्रोसेसेस में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा क्राइम करता है चाइल्ड लेबर का, तो उसमें इसका पनिशमेंट दिया गया है 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच तक का, या फिर 20,000 से लेकर 50,000 के फाइन तक का, और दोनों भी एक साथ किया जा सकता है। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंस करता है, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए पर्सन है, इसने किसी चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया और इसको सजा हो गई मान लीजिए 6 महीने की। अब क्या ये सजा काट के वापस आ गया और इसने फिर से एक चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया, तो इसको फिर से सजा होगी। अब सजा कितनी होगी, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 बात करता है कुछ टैक्सेस की जो कि प्रोहिबिट किए गए हैं रिलीजियस ग्राउंड्स पे। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम अस टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक एक करके देखते हैं ये सारे आर्टिकल्स हैं क्या, और आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच तक का डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 25 से, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जिसमें पहला है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जिसका मतलब ये है कि अंतकरण या फिर अंतरात्मा से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फिर है आपका राइट टू प्रोफेस, यानी कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये फ्रीली आप किसी को बता सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, ये आप किसी को भी फ्रीली और ओपनली बता सकते हैं। फिर है आपका राइट टू प्रैक्टिस, जिसका मतलब है कि आपकी जो रिलीजियस वर्शिप है, जैसे कि आप मूर्ति पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर आपके जो रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, और एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिख है तो वो कृपान रखते हैं, तो वो एक तरह से एग्जिबिट कर रहे हैं अपने बिलीफ और आइडियाज को। ऐसे ही मुस्लिम है, वो टोपी पहनते हैं, वो भी एक तरह से अपने आइडियाज और बिलीफ्स को एग्जिबिट कर रहे हैं। ऐसे ही हिंदूज हैं, वो टीका लगाते हैं, तो वो भी अपने जो आइडियाज है और बिलीफ्स है उसको एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये है पूरा राइट टू प्रैक्टिस। आपके जो वर्शिप है, रिलीजियस वर्शिप है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपके पास है राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या है कि जो आपके धर्म के आइडियाज और बिलीफ्स हैं वो आप दूसरों को बता सकते हैं, और अगर दूसरे चाहे तो आपके धर्म में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, वो भी स्व इच्छा से। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि आपके आइडियाज अगर बिलीफ्स अगर किसी को बताते हैं, अगर वो स्व इच्छा से कन्वर्ट होता है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर आप भय दिखा के, डर दिखा के किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हैं आप, तो वो इसके हिसाब से अलाउ नहीं है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल पूरा 25। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है कि आप फोर्सिबली किसी का कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बेसिकली अगेंस्ट होगा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का हमने क्या मतलब देखा था कि अंतकरण और अंतरात्मा से आप किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, आपका बिलीफ उसमें है, आपका फेथ उसमें है। तो कोई आपका फोर्सफुली कन्वर्शन करता भी है तो आप देखिए, आपकी अंतरात्मा तो नहीं बदलेगी, आपका अंतकरण नहीं बदलेगा, तो वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अगेंस्ट होगा। इसलिए आप देखेंगे भारत के अंदर मोस्टली सभी स्टेट्स में कन्वर्जन को लेकर लॉस आ चुके हैं, और आप किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। अब ये जो राइट्स हैं ये किसके लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, और नॉन सिटीजन्स यानी कि एलियंस और फॉरेनर्स, सबके लिए ये राइट अवेलेबल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल 25, ठीक है। अब देखिए, हमने बात करी थी कि पॉलिटी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से अगर किसी जगह का पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या फिर हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो स्टेट आपको आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोक सकती है। ऐसे ही किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी आपको स्टेट रोक सकती है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स में
जो अजान होती थी मस्जिद के अंदर उस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वो एक तरह से अफेक्ट कर रही थी लोगों की हेल्थ को और नॉइस पॉल्यूशन उससे हो रहा था, ये लोगों का कहना है। तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस में, तो ये एक तरह का एक्सेप्शन हुआ। फिर स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपकी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अन्य सेकुलर एक्टिविटीज जो कि एसोसिएट हो रिलीजियस प्रैक्टिस से। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप फोर्सफुली किसी से भी चंदा नहीं ले सकते हैं, कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप फोर्सफुली किसी से चंदा नहीं ले सकते हैं। फिर आप किसी भी इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आप रिलीजियस ग्राउंड पे किसी से वोट नहीं मांग सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि पर्टिकुलर नेता आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैं हिंदू हूं तो आप मुझे वोट दीजिए, और मैं मुस्लिम हूं आप मुझे वोट दीजिए। इससे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको नोटिस पहुंचा देता है तुरंत, अगर उसको पता चलता है तो ये एक तरह से इलीगल है। फिर स्टेट चाहे तो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म कर सकता है हिंदू रिलीजन में। यहाँ पे केवल हिंदू रिलीजन का उल्लेख है हमारे भारत के संविधान में, और हिंदू रिलीजन के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, सिख है, जैन है, और तीसरा कौन सा है याद है आपको, बुद्धिज्म भी हिंदू रिलीजन के अंदर इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट भी करा है और उन पर बैन भी लगाया है। जैसे कि सती प्रथा भारत के अंदर चलती आ रही थी बहुत पहले से, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। फिर कई स्टेट्स में एनिमल जो स्लॉटरिंग होती है, जानवरों को काटना, वो बैन कर दिया गया है। फिर कैरिंग ऑफ कृपांस, मतलब जो सिख लोग कृपान को कैरी कर सकते हैं, उसको भी कुछ रेगुलेशंस और प्रोविजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्टेन साइज की ही कृपान होना चाहिए, आपके पास कितने नंबर ऑफ कृपांस होना चाहिए, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया हुआ है। जैसे ही सबरीमाला टेम्पल की जो एंट्री थी, ये भी एक तरह से रेगुलेशन है रिलीजियस प्रैक्टिस पे, जिसमें वुमेन्स की एंट्री पे बैन था। अभी लेटेस्ट में तो एक और है, ट्रिपल तलाक, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस ही थी ना मुस्लिम्स की, तो उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम करता जाता है। तो आप देखिए कंप्लीटली फ्री नहीं है आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने के लिए। अगर वो ठीक है, वो अच्छी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ लूप होल्स है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी रेगुलेट कर सकता है और स्टेट भी रेगुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की, जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप आपके जो रिलीजियस अफेयर है उससे रिलेटेड कोई भी कामकाज हो तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 में आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो ये है कि आपके पास राइट है कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाए गए हों। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। इसका नाम सुना है आपने, श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। इनका काम क्या है कि जो गोल्डन टेम्पल है उसका पूरा कामकाज ये देखते हैं। तो एक तरह से ये आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज कर रहे हैं। ऐसा ही आपके पास और भी एग्जांपल है, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो ये सारे एग्जांपल्स हुए, ये अपने मेंटेन कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, फिर आपके पास ये राइट है कि आप जो आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, किसी भी मैटर से रिलेटेड है वो, चाहे वो आप मैनेज कर सकते हैं। फिर आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरे पास एक गुरुद्वारा है, उसमें मैंने क्या करा है कि कुछ दुकानें निकाल दी, तो मेरे पास ये भी अधिकार है कि मैं इस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता हूँ लॉ के हिसाब से, इसको रेंट पे भी दे सकता हूँ, मैं दुकानों को रेंट वसूल कर सकता हूँ लोगों से। तो वो एक तरह से क्या हुआ कि मैं लॉ के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहा हूँ। तो ये सारे आपको राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 26 में। बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशन को सेटअप और इंस्टीट्यूशन को मैनेज और आपको आपके जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने के राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 26 में। अब देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है
कि आर्टिकल 25 जो आपका था वो इंडिविजुअल्स के मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जैसे कि आपके पास अधिकार था प्रैक्टिस का, प्रोफेस का, कंसाइंस का, ठीक है, प्रोपोगेट का, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए थे। लेकिन आर्टिकल 26 में बात हो रही है इंस्टीट्यूशंस की, जो कि कलेक्टिवली ओन कौन करता है, पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी। जैसे गुरुद्वारा है तो उसके लिए कौन है, रिलीजियस अफेयर मैनेज करने वाले सिख, तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। ऐसे ही अगर कोई मस्जिद होगी तो कौन होगा, मुस्लिम्स होंगे, वही कलेक्टिवली ओन करेंगे उस मस्जिद को और उसके जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको, ठीक है। तो आर्टिकल 26 बात कर रहा है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 25 में बात होती है इंडिविजुअल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे आर्टिकल 25 में हमने देखा था कुछ एक्सेप्शन हैं, ऐसे ही आर्टिकल 26 में भी एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी जो रिलीजियस अफेयर आप मैनेज कर रहे हैं उससे अगर किसी भी जगह का पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है या फिर मॉरलिटी बिगड़ती है या फिर हेल्थ बिगड़ती है तो सरकार आपको रोक सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 25 में हमने देखा था कि आर्टिकल 25 और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच में अगर क्लैश होगा तो सुप्रीम कौन होगा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन में देखा था ना, अब इधर भी एक चीज है, यहाँ पे है आर्टिकल 26 और है फंडामेंटल राइट्स। अब इन दोनों के बीच में अगर क्लैश होगा ना तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्टिकल 26 में जो लिखा है वही मान्य होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की, जो कि बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। इसका बेसिकली मतलब ये है कि सरकार किसी भी इंसान से ये कहकर टैक्स नहीं मांग सकती है कि हमें पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन करना है या फिर मेंटेन करना है। कल को सरकार आपसे ये नहीं बोल सकती कि भारत के अंदर आ गया एक हिंदू टैक्स और ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको हिंदुओं को बढ़ावा देना है, हिंदुओं का जो रिलीजन है, हिंदू का जो रिलीजन है उसको मेंटेन करना है, उसका प्रमोशन करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो ऐसा कोई टैक्स भारत के अंदर नहीं लाया जा सकता है। इसका इन सिंपल वर्ड मतलब ये होता है कि कोई पब्लिक की जो मनी है जो सरकार ने टैक्स के थ्रू वसूली है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए सरकार यूज नहीं कर सकती है। और स्टेट के ऊपर एक तरह से ये प्रोहिबिशन है कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, पैट्रोनाइज नहीं करेगी या फिर सपोर्ट नहीं करेगी। पर्टिकुलर रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कलेक्टिवली सरकार कर सकती है, मतलब हर रिलीजन के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम सरकार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार किसी एक ही रिलीजन को प्रमोट करे। जैसा कि आप पाकिस्तान में देखेंगे इस्लाम, ठीक है, बांग्लादेश में देखेंगे वहां पे भी इस्लाम। तो ये सब क्या है, सरकार एक तरह से प्रमोट कर रही है अपने रिलीजन को, ऐसा आप भारत में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो भारत एक क्या है, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब क्या है आपको पता ही है कि भारत में जो सरकार है उसका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि सरकार कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेगी, सब रिलीजन के लिए कलेक्टिवली काम करेगी, उनके प्रमोशन के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए। इसको दो एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए हिंदुओं के लिए एक तरफ है कुंभ मेला और एक तरफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उस पे हर साल कोई एक इवेंट होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पे मोस्टली 1 लाख टू 2 लाख पीपल हर साल आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुंभ मेला में क्या होता है कि सरकार बहुत सारे बैरिकेड्स लगाती है, बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाती है, ठीक है। तो ये किसके लिए काम कर रही है सरकार, हिंदूज के लिए। और वहीं दूसरी जगह देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सरकार क्या कर रही है, वहां का पब्लिक ऑर्डर भी संभाल रही है, वहां पे जनता कैसे आ रही है, जनता कैसे जा रही है, वहां पे जनता की सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये काम सरकार क्या कर रही है, हिंदू के लिए भी कर रही है, मुस्लिम्स के लिए भी कर रही है। तो सरकार प्रमोशन और मेंटेन कर रही है रिलीजियन को एज एन होल, ठीक है, एज एन कम्युनिटी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है सभी रिलीजन को और सभी रिलीजियस अफेयर्स को। सरकार सबके लिए काम करेगी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेगी। फिर इस प्रोविजन के तहत टैक्स नहीं लिया जा सकता लेकिन फी ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मेला लगता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एक ग्राउंड है तो होता है, अब ग्राउंड पे एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही वहां पे कुछ दुकानें भी बना के देता है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इन दुकानों से वो एक फी कलेक्ट कर सकता है
छोटी मोटी मामूली सी फी होती है वो कलेक्ट कर सकता है। क्यों? मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए सरकार, जो सरकार है वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। फिर सरकार चाहे तो फी लेवाई कर सकती है पिलग्रिमेज पे, मतलब कोई भी पिलग्रिमेज साइट है वहां पे सरकार कुछ पर्टिकुलर फी लगा सकती है। फॉर एग्जांपल अमरनाथ यात्रियों के लिए अगर सरकार खाना प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तो उनसे 1 रुपए या फिर 2 रुपीस वो चार्ज कर सकती है अगर चाहे तो। ये है हमारा पूरा आर्टिकल 27। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की, जो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। देखिए ये सारे जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इसलिए ही बनाए गए हैं कि सरकार कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करे, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही काम नहीं करे, सरकार सभी रिलीजन के लिए बराबर के काम करें। तो आर्टिकल 28 बात करता है कि कोई भी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी मेंटेन की गई है स्टेट के फंड से, तो वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी रिलीजन की पढ़ाई नहीं होगी। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको गीता पढ़ाई जाएगी, कुरान पढ़ाई जाएगी, ठीक है, आपको बाइबल पढ़ाई जाएगी। वहां पे बेसिकली आपको सेक्युलर बुक्स पढ़ाई जाएगी। 1 सेकेंड। दूसरा प्रोविजन इसमें यह है कि कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सरकार एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो सेटअप की गई हो एज एन ट्रस्ट या फिर एंडाउमेंट, तो वहां पे ये चीज अलाउ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मदरसा, मदरसा आपको बहुत सारी यूपी में देखने को मिलेंगे और वहाँ पे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनके जो मुस्लिम लॉज हैं उनकी पढ़ाई भी होती है, ठीक है, उनके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो भी दिए जाते हैं उनको, तो वहाँ पे ये चीज़ अलाउ की जा सकती है। तो ये इसमें एक तरह का एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश करता है 4 टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से करना है। मैं बता देता हूँ कि क्या है कि इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट है, ये इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले इंस्टीट्यूशंस है जो कि होली मेंटेन बाय स्टेट है, जिनको स्टेट पूरी तरह से ओन करता है और स्टेट के फंड से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की रिलीजियस पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है और ये इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की रिलीजियस पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो जिनको स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन वो किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के तहत स्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे कि मदरसा, तो यहाँ पे परमिट कराए जा सकते हैं और ऐसा होता भी है। देखिए आप मदरसे में जाएंगे तो देखेंगे आपको मुस्लिम्स की जो पढ़ाई है वो उनके जो रिलीजन की पढ़ाई है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पे दिए जाते हैं। फिर तीसरे हैं प्राइवेट स्कूल्स या फिर कॉलेजेस जो कि रिकॉग्नाइज करे हो स्टेट ने, सीबीएसई से रिकॉग्नाइज होते हैं, आईसीएसई से रिकॉग्नाइज होते हैं, फिर जो आपकी स्टेट बोर्ड है उससे रिकॉग्नाइज होते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से वॉलंटियरी है ना। फिर है 4 तरह के आपके इंस्टीट्यूशंस रिसीव्ड एड फ्रॉम स्टेट या फिर एनजीओ, ये भी एक तरह से प्राइवेट है लेकिन ये क्या, इनको एड मिल रही है सरकार की तरफ से, जैसे कि एनजीओ। तो यहाँ पे भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो वॉलंटियरी बेसिस पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। वॉलंटियरी बेसिस क्या है, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, प्राइवेट एक स्कूल है, अब वहां पे क्या होगा कि वहां पे बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे भी होंगे, तो वहां पे वो स्कूल क्या कर सकता है, एक अलग से क्लास लगा सकता है उन क्रिश्चियन बच्चों के लिए और वहां पे बाइबल की पढ़ाई करवाई जा सकती है ना। अब क्या है कि जो दूसरे बच्चे वो तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे बच्चे चाहें तो वो भी वॉलंटियरी बेसिस पे वो पढ़ सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता होना चाहिए, और वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की, जो बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। तो आर्टिकल 29 में आपको दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और आर्टिकल 30 में आपको दिया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ओमिट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा था ये, क्या था आर्टिकल 31 क्या था, याद हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली माइनॉरिटीज नहीं मेजोरिटी के लिए भी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन है, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोलती हैं, उनका बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़, फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। इसका दूसरा जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो किसी भी स्टेट से पैसा ले रहा है, यानी कि गवर्नमेंट से अगर वो पैसा ले रहा है, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि वहां पे किसी और को एडमिशन डिनाई कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं, केवल माइनॉरिटी के बच्चे तभी पढ़ सकते हैं अगर वो स्टेट से कोई पैसा नहीं ले रहे हो। तो अगर वो स्टेट से कोई पैसा ले रहे हो तो वहां पे कोई भी पढ़ सकता है, वहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आपसे ये नहीं बोल सकता कि आप लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि लद्दाख के अंदर लद्दाखी भाषा बोलने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, और वो स्टेट से अगर एड नहीं ले रहे हैं तो वहां पे केवल जो लद्दाखी बोलना चाहता है वही बच्चा पढ़ेगा, जो वो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का है वही बच्चा वहां पे पढ़ेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि जो आर्टिकल 29 है वो प्रोटेक्शन करता है रिलीजियस माइनॉरिटी को, प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस माइनॉरिटी को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी। ठीक है, अगर कोई धर्म के आधार पर माइनॉरिटी है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और कोई भाषा के आधार पर अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि मैंने आपको बताया ये बोला है कि ये आर्टिकल केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये आर्टिकल मेजॉरिटी के लिए भी है। तो कोई मेजॉरिटी ग्रुप है, अगर उसको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर प्रिजर्व करना है तो वो इसी आर्टिकल के तहत आएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज वर्ड ऑफ सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ड मेंशन किया गया है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर बेसिकली सभी आ गए। ये है हमारा पूरा आर्टिकल 29। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जो कि बात करता है माइनॉरिटीज के राइट्स की, कि उनके पास ये अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनकी चॉइस का। ठीक है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। दूसरे प्रोविजन का मतलब ये है कि मान लीजिए सरकार अगर उनसे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लेती है तो सरकार को प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा उसका। ठीक है, सरकार डिनाई नहीं कर सकती है, उनको जो भी कंपनसेशन उसका होगा वो सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज ये है कि इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय माइनॉरिटी। अगर सरकार एड प्रोवाइड करता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तो वो बराबरी से एड प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स के लिए ज्यादा है, जैन के लिए कम है। बराबरी का एक तरह से देखा जाए तो सरकार को एक इक्वालिटी बनानी पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह की एड प्रोवाइड करता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। इस आर्टिकल के हिसाब से एक अधिकार माइनॉरिटीज के पास ये भी है कि वो अपने बच्चों को जो उनके माइनॉरिटी की लैंग्वेज है उसमें पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके पास ये पूरा अधिकार है। दूसरा प्रोविजन इसमें यह है कि ये जो आर्टिकल 30 है केवल माइनॉरिटीज के लिए है, मेजॉरिटीज के लिए नहीं है। जैसे कि हमने आर्टिकल 29 में देखा था ना कि वो मेजॉरिटी के लिए भी है, एक तरह से मेजॉरिटी वहां पे डायरेक्ट टर्म था। अब यहाँ पे ये केवल एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज के लिए ही है। दूसरी चीज और कि जो माइनॉरिटी वर्ड है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। ये मैंने बहुत जगह एमसीक्यू देखा भी था और आपको एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बी डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। माइनॉरिटी जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये स्टेट बताता है कि माइनॉरिटीज के अंदर कौन आएंगे, वो भी टाइम टू टाइम। ठीक है, अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 3 टाइप्स की होती है। एक वो जिनको रिकॉग्निशन और एड दोनों मिलती हो स्टेट से, गवर्नमेंट से। एक वो जिनको केवल रिकॉग्निशन मिली हो स्टेट से और वो कोई एड नहीं लेते हो गवर्नमेंट से। तीसरे वो जो रिकॉग्निशन नहीं लेते हैं स्टेट से और कोई एड भी नहीं लेते हैं स्टेट से। ठीक है, तो पहली और दूसरी तरह के जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें हमने बात करी थी जिनको रिकॉग्निशन मिली है स्टेट से और वो एड लेते हैं स्टेट से, जो कि हमारा ए टाइप था, और जिनको रिकॉग्निशन मिली है स्टेट से और वो एड नहीं लेते हैं स्टेट से, तो वहाँ पे स्टेट का ये अधिकार है कि वो वहाँ का सिलेबस प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा टीचिंग स्टाफ को, वहाँ पे सैनिटेशन किस तरह का होगा, वहाँ पे एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होंगे, डिसिप्लिन क्या होगा, तो ये सब वहाँ पे स्टेट डिसाइड कर सकता है अगर स्टेट चाहे तो। ठीक है,
अब द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। इसका कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड टाइप के थे, जो ना कि रिकॉग्निशन मिला है जिनको स्टेट से, ना वो एड लेते हो स्टेट से, तो वो फ्री है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जिस तरह के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी के लिए चला रहे हो। तो बस लेकिन वहाँ पे जो जनरल लॉज है वो वहाँ पे इम्प्लीकेट होंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ होते हैं, इकोनॉमिक रेगुलेशंस होते हैं, जैसे टैक्सेशन किस तरह का होगा, तो वो सब वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये है हमारा पूरा आर्टिकल 30। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अब जाने से पहले आपके लिए वापस 2 क्वेश्चन है मेरे पास, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला गया है? पहला क्वेश्चन ये है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट्स बट इन 1978 वाज मेड अ लीगल राइट एज पर आर्टिकल 300A। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1978 में इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के हिसाब से। ऑप्शन है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 4 होगा और उसमें हम पूरा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को लाइक भी करिएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।